ये कहानी है विद्याचरण शुक्ल की, जिसे छत्तीसगढ़ प्यार से बुलाता था विद्या भैया और दिल्ली डर से बुलाती थी वीसी। विद्याचरण शुक्ल और उनके भाई श्यामाचरण शुक्ल ने पूरी जिंदगी में कभी छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं सीखी, कभी आम जनता के बीच छत्तीसगढ़ी बोली में संवाद नहीं किया। विद्याचरण शुक्ल शिकार के बेहद शौकीन है। उसी दौर की दिल्ली की महफिलों में शुक्ल जी की रंगीन मिजाज के भी खूब किस्से तैरते थे। अभिनेत्री विद्या सिन्हा के साथ अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में जब तक शुक्ल बंधुओं का सिक्का चला, तब तक छत्तीसगढ़ के स्थानीय महापुरुषों और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली। और 38 साल बाद यही आदमी छत्तीसगढ़ के एक जंगल में गोली खाकर तड़पता हुआ मिला। हम आपके साथ वाले हैं। पानी दो। पानी। सोचिए, आपका ना कोई पसंदीदा सिंगर है, उसके गाने हर गली हर रेडियो पर बजते हैं और अचानक एक दिन से वो गाने रेडियो से गायब हो जाते हैं। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उतने दिनों तक जितने दिन एक आदमी चाहे। वो आदमी कौन था? वो आदमी कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं था, वो था देश का सूचना और प्रसारण मंत्री। एक ऐसा केंद्र मंत्री जिसने इमरजेंसी के दौरान अपनी मर्जी से ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों तक को बैन कर दिया और जिसके इशारों पर एक पूरी फिल्म के नेगेटिव्स को मारुति के फैक्ट्री में ले जाकर जलवा दिया। जिस माटी ने इस नेता को 9 बार लोकसभा भेजा, वो नेता कभी आम जनता से उनकी अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में बात तक नहीं कर पाता था। छत्तीसगढ़ राज्य का जो आंदोलन 35 साल तक चला, उसमें इस नेता का परिवार और ये नेता तब जाकर कूदा जब राज्य बनना बिल्कुल तय हो चुका था। और 38 साल बाद यही आदमी छत्तीसगढ़ के एक जंगल में गोली खाकर तड़पता हुआ मिला और उसकी मौत के 13 साल बाद आज भी कोई नहीं जानता कि असली सच क्या था। ये कहानी है विद्याचरण शुक्ल की, जिसे छत्तीसगढ़ प्यार से बुलाता था विद्या भैया और दिल्ली डर से बुलाती थी वीसी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष बड़बंडा है और आप द लोक रस के वश में हैं। आज हम पीआर की चमचमाती परतों को उखाड़ कर छत्तीसगढ़ की सियासत के उस सबसे विवादास्पद किरदार का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे समझे बिना आप इस माटी की आज की राजनीति को भी नहीं समझ सकते। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे पूरा निवेदन है मेरा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छत्तीसगढ़ के हर आदमी तक ये वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि आखिर के 2 मिनट में वो कड़वे सवाल है जिनका जवाब मांगने की हिम्मत आज भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सूरमा नहीं कर पाते। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ना हमें फ्लैशबैक में चलना होगा, तो चलते हैं। तारीख थी 2 अगस्त 1929, जगह हमारा रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल के घर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है विद्याचरण शुक्ल। अब जरा इस घर के रसूख और उस दौर के प्रशासनिक ढांचे को डिकोड कर लेते हैं। पिता पंडित रविशंकर शुक्ल अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। बड़े भाई श्यामाचरण शुक्ल जो आगे चलकर 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए।
यानी आप समझ रहे होंगे विद्याचरण शुक्ल को राजनीति में आने के लिए संघर्ष की सीढ़ी नहीं चढ़नी थी। बिल्कुल सही कहा मैंने। राजनीति उनके घर के ड्राइंग रूम में सुबह की चाय के साथ डिस्कस होती थी। एकदम फुल मामला टाइट था। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास की वो पहली और सबसे बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी थी जिसका मुकाबला करने की हैसियत उस दौर में किसी और नेता में नहीं थी। इस दौर में भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन विद्या भैया सिर्फ खादी पहनने वाले नेता नहीं थे। 1991 में नागपुर के मॉरिस कॉलेज से बीए करने के बाद उन्होंने जमीन और जंगल के खेल को बहुत करीब से समझा। उन्होंने ऑल्विन कूपर प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक शिकारी सफारी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक बड़ा बिजनेस शुरू किया। अब ये क्यों किया वही जाने। खैर, और साथ ही मैगजीन और डोलोमाइट के खनन में भी पैर को पसार लिया। यानी दिल्ली के सत्ता गलियारों में कदम रखने से पहले, बहुत पहले, उन्हें जमीन की पैमाइश, जंगलों के ठेके और पैसे के रसूख का पूरा जो तामझाम होता है ना, वो मालूम हो चुका था। और फिर आता है साल 1957 महज 28 साल की उम्र में बलौदाबाजार, जो आज महासमुंद का हिस्सा है, वहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और देश के सबसे युवा सांसदों में शुमार हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है लुटियंस दिल्ली का वो सफर जो अगले 6 दशक तक भारतीय राजनीति की दिशा और दशा मोड़ने वाला था। अब देखो, 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है और विद्याचरण शुक्ल को कैबिनेट में एंट्री मिलती है। गृह, रक्षा, वित्त, योजना, लगभग हर बड़े मंत्रालय की कमान उनके पास रही। लेकिन उनकी जिंदगी और देश के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू होता है 25 जून 1975 की रात से, जब देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। अब यहाँ ना एक इनसाइड स्टोरी है, उसको समझिएगा। इमरजेंसी लगते वक्त सूचना प्रसारण मंत्री जो है इंद्र कुमार गुजराल थे, लेकिन गुजराल साहब ने संजय गांधी का एक मनमाना इशारा मानने से साफ इनकार कर दिया था। नतीजा, इमरजेंसी लगने के ठीक एक दिन बाद 26 जून 1975 को गुजराल को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया गया और यह बेहद संवेदनशील मंत्रालय सौंप दिया गया विद्याचरण शुक्ल को, यानी संजय गांधी के सबसे वफादार गो गेटर और वो कहते हैं ना सिपाह सलार को। कहती थी वो हम लोग करते थे। संजय गांधी इस चीज में नहीं पड़ते थे। गैंग ऑफ फोर उन दोनों कहा जाता था, संजय गांधी, वीसी शुक्ला, बंसीलाल और ओम मेहता। उस वक्त जो दुर्भावना फैली थी इंदिरा जी के आसपास के लोगों की, उसमें ये दुर्भावना ब्लिट्स अखबार के द्वारा फैलाई गई थी। ना कोई गैंग था, ना कि हम लोग कोई एक दूसरे से मिलकर काम करने की आदत थी। सब अपने अपने काम में लग रहते थे। वो मेहता गृह मंत्रालय का काम देखते थे, मैं सूचना प्रसारण का काम देखता था और इंदिरा जी के निकट सहयोगी रावण जी थे। चौथा नाम किसका था? बंसीलाल जी उस वक्त वो थे, रक्षा मंत्री थे। ये मंत्री थे लेकिन गैंग ऑफ फोर तो था। गैंग नहीं था। कभी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम नहीं करते थे। अलग साथ मिलकर आप अकेले काम करते थे? हम लोग अकेले जो भी काम करते थे, कभी एक साथ मिलकर कोई ऐसा काम नहीं किया। अब भैया, इसी दौर की राजनीति में एक बड़ी अनूठी कला का आगमन होता है। अपनों को पालना और संकट आने पर कैमरे के सामने पहचानने से भी साफ मुकर जाना। विद्या भैया इस आर्ट के इंटरनेशनल लेवल के उस्ताद थे। उस दौर में अविभाजित मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बड़ा नामी दबंग या यूं कहिए भारी गुंडा हुआ करता था। नाम था रूसी पठान। अब पूरे सूबे को पता था कि रूसी पठान के सिर पर किसका वरदस्त है, हमारे विद्या भैया का। वो उनका सबसे भरोसेमंद मोहरा था। एक बार क्या हुआ कि रूसी पठान के किसी कारनामे पर दिल्ली तक बवाल मच गया। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने आसमान सिर पर उठा लिया। अब दिल्ली के तेज तर्रार पत्रकारों ने कैमरे और माइक लेकर विद्या भैया को घेर लिया और सीधे मुंह पर जाकर सवाल दाग दिया कि पंडित जी, इस रूसी पठान से आपका क्या नाता है? वो तो आपका खास आदमी बताया जाता है। अब अगर आप होते या आज का कोई रील वाला नेता होता ना, तो वो अपने बगले झांकने लगता और बहाना बनाता कि क्या करूं। लेकिन विद्या भैया ठहरे लुटियंस दिल्ली के मजे हुए खिलाड़ी। उन्होंने कैमरे के लेंस में एकदम सीधा देखा और चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आने दी और
बिना पलक झपकाए बिल्कुल सपाट लहजे में कह दिया कि मैं किसी रूसी पठान को नहीं जानता। मतलब भाई, कल तक जो बंदा उनके बंगले पर उठ बैठ रहा था, उसे एक सेकंड में कैमरे के सामने अजनबी बना दिया। अगले दिन अखबारों ने जो चटकारे लिए और हेडिंग्स लगाए, वो आज भी पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को पढ़नी चाहिए। हेडिंग्स था, पंडित ने कहा पठान को नहीं जानता। इसे कहते हैं खाटी नेतागिरी। जब तक काम का है तब तक अपना है, और जैसे ही गर्दन फंसे तो सीधे हु आर यू। खैर, ये जो किस्सा है ये सुनी सुनाई है। कुछ पुराने वरिष्ठ पत्रकार इस किस्से की बात करते हैं, तो सोचा मैं भी उस किस्से को दोहरा दूं अपनी इस वीडियो में, आप भी जान जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू में आपको सेंसरशिप वाली बात जो बताई थी, उसका असली और क्रूर चेहरा दुनिया ने तब देखा जब अमृत नाहट की फिल्म किस्सा कुर्सी का सामने आई। ये किस्सा कुर्सी का एक मूवी थी। ये फिल्म इंदिरा गांधी और संजय गांधी की राजनीति पर एक सीधा और तीखा व्यंग थी। ठीक वैसे ही फिल्म जैसा आज के दौर में केंद्र सरकार अपने पॉजिटिव पीआर या फिर विपक्ष के नेगेटिव पीआर के लिए बना रही है। बहरहाल, विद्याचरण शुक्ल के मंत्रालय ने इस फिल्म पर 51 आपत्तियां लगाई। फिल्म कोर्ट और ट्रिब्यूनल में भटकती रही लगातार, और फिर एक रात संजय गांधी के इशारे पर इस फिल्म के सारे ओरिजिनल नेगेटिव्स गुड़गांव की मारुति फैक्ट्री में ले जाकर जलवा दिए गए। जब इमरजेंसी हटी और जनता पार्टी की सरकार आई, तो इस कांड की जांच के लिए जस्टिस शाह आयोग बनाया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत तीखी टिप्पणी की कि बंसीलाल, संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल जैसी हस्तियों ने मध्ययुगीन तानाशाहों जैसी शक्तियों का इस्तेमाल किया। ये टिप्पणी थी। 27 फरवरी 1979 को विशेष अदालत ने विद्याचरण शुक्ल और संजय गांधी को इस जुर्म में सीधे 25 महीने जेल की सजा सुना दी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला पलट गया, लेकिन इतिहास के पन्नों पर यह दाग हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। उसी दौर की दिल्ली की महफिलों में शुक्ल जी की रंगीन मिजाज के भी खूब किस्से तैरते थे। अभिनेत्री विद्या सिन्हा के साथ उनका एक मशहूर डायलॉग था, मैं भी विद्या तुम भी विद्या। उस जमाने के लुटियंस कॉरिडोर में खूब गूंजता था ये डायलॉग। अब यहां से शुरू होती है वो कहानी जो विद्याचरण शुक्ल को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर और सत्ता का सबसे बेबाक खिलाड़ी बनाती है। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उनके लिए लिखा था कि वो माथे पर सिकन लाए बिना खुला खेल फुराखाबादी किस्म की राजनीति करते थे। उनके लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती थी, मायने रखती थी तो सिर्फ सत्ता की मखमली कुर्सी। अब जरा उनकी राजनीतिक गुलाटियों की टाइमलाइन को गौर से देखते हैं। 1987 राजीव गांधी से अनबन हुई तो कांग्रेस छोड़कर वीपी सिंह के साथ जन मोर्चा बना लिया सीधा, और 1999 जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते और वीपी सिंह की सरकार में केंद्र मंत्री बन गए, सीधा केंद्र मंत्री बन गए। अब 1990 जैसे ही हवा बदली, चंद्रशेखर के खेमे में चले गए और देश के विदेश मंत्री का पद संभाल लिया, और इसी रसूख के बीच उनका अघोषित डॉन वाला राजसी खौफ भी दिखता था। एक बार अर्जुन सिंह खेमे के कदावर नेता अजीज कुरैशी छत्तीसगढ़ आए तो शुक्ल जी के समर्थकों ने उन्हें सरेआम पीट दिया। कड़ाके की ठंड में उनकी महंगी शॉल छीन ली और शुक्ल जी के बंगले पर उनके पैरों में बिछाकर उसी शॉल से उनके जूते साफ किए। विद्या भैया मखमली कुर्सी पर बैठे इस नजारे को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। उनके लिए विरोधियों का ये हस्र उनकी सल्तनत का सिंबल था। 1991 में फिर पलटी मारी और वापस कांग्रेस में आए और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री बन गए। इसी दौरान 1991 में दिल्ली का एक दिलचस्प चुनावी किस्सा भी सामने आता है। कांग्रेस से सुपरस्टार राजेश खन्ना उम्मीदवार थे और सामने बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा। दोनों दिन भर चुनाव लड़ते और शाम को एक कमरे में बैठकर साथ में बियर पीते। चुनाव हाथ से निकलता देखकर कमांडर विद्या भैया ने अपना बॉम्बे कनेक्शन चलाया और अलग रह रही डिंपल कपाड़िया को राजी करके बेटियों संग मैदान में उतार दिया। इस फैमिली ड्रामा वाले मैनेजमेंट ने हारा हुआ चुनाव कांग्रेस की झोली में ऐसे डाल दिया। खैर, इसके तुरंत बाद शुक्ल जी ने शरद पवार की एनसीपी को ज्वाइन कर ली। 2004 में फिर पलटी मारी और इस बार सीधे बीजेपी का दामन थाम लिया।
महासमुंद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और अपने धूर विरोधी अजीत जोगी से 1,18,000 वोटों से हार गए। 2007 में सोनिया गांधी से फिर पैचअप हुआ और वापस अपनी मातृ संस्था कांग्रेस में लौट आए। सोचिए, 9 बार सांसद और इतने मंत्रालयों का अनुभव कि देश की शायद ही कोई बड़ी नीति इनके दस्तखत के बिना बनी हो। एक ब्रिटिश अखबार ने उनकी मौत पर लिखा था, वो हमेशा इंदिरा गांधी के प्रति वफादार रहे, लेकिन उनकी असली वफादारी हमेशा खुद के प्रति थी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि विद्याचरण शुक्ल किस प्रकार की पर्सनालिटी थे। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा बताता हूं जो पीआर की चमक में दबा दिया जाता है। अक्सर उनकी प्रोफाइल में लिखा मिलता है कि वो 1984 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी कोई नहीं बताता, तो मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। 1987 में ओलंपिक संघ की जनरल बॉडी ने उनके काम करने के तौर तरीकों से तंग आकर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया और उन्हें पद से हटा दिया। लेकिन भाई साहब, विद्या भैया कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया। आगे बीजिंग एशियन गेम्स होने वाले थे, भारतीय टीम का सिलेक्शन अटका हुआ था और शुक्ल जी पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था। आरोप था कि उन्होंने अदालत की रोक के बावजूद बिना सीक्रेट बैलेट के मनमाने तरीके से चुनाव करवा दिए। यह कानूनी लड़ाई जो है 1991 तक खींची, यानी एक खेल संगठन की कुर्सी के लिए भी वो देश की न्यायपालिका से भिड़ गए। इससे समझ आता है कि यह आदमी अपनी ताकत और रसूख को लेकर कितना पजेसिव था। अब ये पजेसिव होना कितना खतरनाक और कितना लाभदायक होता है, कमेंट में थोड़ा बताइएगा आप भी। अब आते हैं उस सबसे कड़वे सवाल पर जो आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस परिवार को सिराखों पर बिठाया, लेकिन एक बहुत कड़वा सच ये है बॉस कि विद्याचरण शुक्ल और उनके भाई श्यामाचरण शुक्ल ने पूरी जिंदगी में कभी छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं सीखी, कभी आम जनता के बीच छत्तीसगढ़ी बोली में संवाद नहीं किया। उनके लिए राजनीति लुटियंस दिल्ली की सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास अंग्रेजी और हिंदी के कॉकटेल से चलती थी। गजब लोग थे। एक और बड़ा वैचारिक विवाद जो इनके नाम के साथ जुड़ता है, अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में जब तक शुक्ल बंधुओं का सिक्का चला तब तक छत्तीसगढ़ के स्थानीय महापुरुषों और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, बांध हो या तालाब, हर जगह सिर्फ इनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम होता था। ये तो भला हो बाद में अर्जुन सिंह का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने छत्तीसगढ़ीय अस्मिता को समझा। अर्जुन सिंह ने शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान आदिवासी नायक के इतिहास को सरकारी दस्तावेजों से खोजा, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करवाया और उन्हें वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। वरना शुक्ल बंधुओं के राज में तो छत्तीसगढ़ के अपने नायक की गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे। अलग राज्य के आंदोलन को लेकर भी इनका स्टैंड हमेशा डुलमुला रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करीब 35 साल से चल रही थी, लेकिन शुक्ल बंधु इसमें खुलकर तब कूदे जब साल 1999 में यह साफ हो गया कि अब छत्तीसगढ़ बनकर ही रहेगा। यानी जब लहर उनके पक्ष में बहने लगी तब उन्होंने उस लहर पर सवार होना सीख लिया। अब ये जो किस्सा है, ये सब जो मैं बता रहा हूं, ये मैंने अपनी रिसर्च के दौरान समझा और जाना और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की जुबानी सुना। उन्हीं किस्सों को समायोजित करके अपने इस एक्सप्लेनर वीडियो में मैं आप तक ला रहा हूं। तो अगर आपकी कोई टिप्पणी हो या त्रुटि हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मगर यार असली पेज पता कहां पर है? झीरम घाटी हमले की जांच आज भी अधूरी है। एनआईए को जांच सौंपी गई थी, लेकिन कई गवाह और पीड़ितों से कभी पूछताछ ही नहीं हुई। कांग्रेस के कई नेता आज भी दबी जुबान में या खुलेआम कहते हैं कि यह सिर्फ नक्सली हमला नहीं था, यह एक सोची समझी पॉलिटिकल साजिश थी ताकि छत्तीसगढ़ की सत्ता के समीकरणों को बदला जा सके। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर राज्य पुलिस को जांच की अनुमति दे दी।
लेकिन आज इतने सालों बाद भी झीरम का पूरा सच बाहर नहीं आ पाया। नियति का क्रूर मजाक देखिए। जिस आदमी ने 1975 में देश की आवाज को सेंसर किया था, आज उसकी अपनी मौत का असली सच पिछले 13 सालों से फाइलों के भीतर सेंसर हो चुका है। तो भाई अब आप ही बताइए, विद्याचरण शुक्ल को आप इतिहास में किस तरह दर्ज करेंगे? सत्ता का वो सबसे माहिर खिलाड़ी जिसके लिए कुर्सियां और पार्टियां सिर्फ मोहरे थी, या छत्तीसगढ़ का वो कद्दावर नेता जिसके बिना दिल्ली में इस माटी की कोई सुनवाई नहीं होती थी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर रिसर्च में दम लगा हो और कंटेंट कड़क लगा हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करना और अपने इस चैनल द लोक रस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई प्लीज, क्योंकि ये प्यार नहीं है, सीधे जमीन का सच दिखाया जाता है। हम पूरा प्रयास करते हैं। हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, जिसे छत्तीसगढ़ का टाइगर कहा गया था। अब जान रहे होंगे अब मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगली वीडियो में उन्हीं के लेकर आऊंगा। अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप नहीं हैं तो बताइए भाई मैं किस पर और कहानी बनाऊं, किसकी कहानी मैं आप तक लेकर आऊं, किसकी बात, किसके राज, किसकी पूरी राजनीतिक कहानी मैं आप तक लेकर आऊं। खैर मुझे जानते हैं आप, मेरा नाम मनीष बड़बंदा है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंदाज, मेरा एक कार्यक्रम है, यह आपको कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ में मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि सारे नेताओं की पूरे इतिहास सब कुछ मैं अपने इस अंदाज में आप तक लेकर आऊं। तो भाई सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं आपका मनीष लगातार बने रहूंगा आपके साथ। धन्यवाद।